सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक यूपीएससी। सो इस सेशन के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस एक वायरस आउटब्रेक के बारे में जो कुछ न्यूज़ में भी है इस समय और कंटिन्यूस बेसिस पर उस पर जो स्टडी है वो आपकी हो रही है। एंड द नेम इज़ दैट इज़ मार्बर्ग। जो मार्बर्ग वायरस है उसके बारे में। मार्बर्ग वायरस क्या है, साथ में ये कहाँ कहाँ पे यहाँ पे मतलब ओरिजिनेट हुआ था, इसके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं या क्या इम्पैक्ट है इसके, और भी कई सारे जो डिफरेंट आस्पेक्ट है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ये क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन देख लो, फिर जो कंटेंट डिस्कस करेंगे उस बेसिस पर यू कैन आंसर इट। विथ रेफरेंस टू मार्बर्ग वायरस डिजीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मार्बर्ग was first detected in 1967 when outbreak of hemorrhagic fever occurred simultaneously in laboratories in Marburg and Frankfurt in Germany and in Belgrade. These vaccines are there are vaccines or antiviral treatment available for the disease. The disease is clinically similar to Ebola in its spread, symptoms and progression, although it is caused by different virus. यहाँ पे करेक्ट। तो यहाँ पे एक चीज़ आप ये देखो कि इफ़ वी आर कंपेयरिंग मार्बर्ग वायरस विथ इबोला, इट मीन्स क्योंकि इबोला का भी मोर्टेलिटी रेट बहुत हायर है, तो इसका भी मोर्टेलिटी रेट का मतलब जो अगर कोई इन्फेक्ट होता है तो उसके डेथ होने की चांसेस बहुत अधिक रहते हैं। सो इफ़ इट इज़ सिमिलर टू इबोला तो इसका मोर्टेलिटी रेट भी हायर होगा। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक एंड देन जस्ट ट्राई टू आंसर इट। एक चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि जो मार्बर्ग केस है, जो मार्बर्ग ये जो वायरस है, इसे पहली बार डिटेक्ट भी 1967 के अंदर किया गया था और इसे लिंक किया गया कि जो फ्रूट बैट्स होते हैं दे आर कंसीडर्ड टू बी द होस्ट ऑफ द वायरस। लेकिन रिसर्चर्स दे ऑल्सो से कि इट डज़ नॉट कॉज देम इलनेस। इट मीन्स ये होस्ट तो हैं, जो मार्बर्ग वायरस है ये कैरी किया जाता है बैट्स के द्वारा, बट इनके बॉडी का मैकेनिज्म या मेटाबॉलिज्म इस तरीके से होता है दैट दीज मार्बर्ग जो वायरसेस हैं वो बैट को आपका इम्पैक्ट नहीं करता है। लेकिन इस पर कई अभी कंटिन्यूस बेसिस पर स्टडी भी आपकी हो रही है। मार्बर्ग पहली बार डिटेक्ट हुआ था 1967 में। हेमरेजिक फीवर ऑकर्ड साइमल्टेनियसली इन लेबोरेटरीज पर टेस्ट चल रहा था मार्बर्ग फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी। तो ये क्योंकि जर्मनी में लेबोरेटरीज मार्बर्ग में, वहाँ से ओरिजिनेट हुआ, वहाँ पे केसेस देखने को मिले, इसलिए मार्बर्ग वायरस इसका नाम रखा गया। बेलग्रेड में, जो कि अगर देखा जाए इन व्हाट इज़ नाउ सर्बिया, कई सारे जो केसेस हैं वो लाइक दे वर लिंक टू अफ्रीकन ग्रीन मंकी इंपोर्टेड फ्रॉम युगांडा। मतलब ये कहा गया कि जो ग्रीन मंकीज़ इंपोर्ट किए गए हैं युगांडा से, वहाँ से डिजीज़ आपका स्प्रेड हुआ है। मार्बर्ग वायरस की बात अगर करें तो दिस मार्बर्ग वायरस इट कैरीज द मार्बर्ग वायरस डिजीज़ ऑल्सो। इट मीन्स मार्बर्ग वायरस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मार्बर्ग वायरस डिजीज़ ह्यूमंस के अंदर जो देखने को मिलती है दिस वायरस। और पहले जैसे कहा गया कि इसका जो रिपोजिटरी है इट इज़ देयर इन ग्रीन मंकी, जो कि युगांडा से इंपोर्ट किया गया था। बाद में जो रिसर्चर्स हैं दे सेड कि इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल आस्पेक्ट है दैट इज़ फ्रूट बैट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, और उन पर इसका इफेक्ट नहीं होता है। रिसर्चर्स दे ऑल्सो बिलीव, एज पर द रिसर्चर्स दे से कि जो इबोला लाइक कैरिड आउट बाय बैट्स और बाय नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स, सिमिलरली इसको भी कैरी आउट आपका किया जाता है। लाइक इबोला इज़ ऑल्सो कैरिड बाय बैट्स, और जो प्राइमेट्स है जो मंकी से रिलेटेड है उनके द्वारा कैरी किया जाता है। इवन दो इट हैज़ नॉट स्प्रेड वाइडली, मार्बर्ग हैज़ बीन डेडली, बहुत ज़्यादा डेडली है। लाइक अराउंड 24 से आपका 88% तक इसकी हाई रेंज ऑफ फैटेलिटी है। डिपेंड्स अपॉन कि कौन से वायरस के वेरिएंट से या स्ट्रेन से जो पर्सन है वो इन्फेक्टेड है। अगर कुछ ऐसे वायरस के वेरिएंट्स है मार्बर्ग वायरस के, इसके कई वेरिएंट्स है। वेरिएंट का मतलब होता है कि वायरस के अंदर बदलाव आपके होते रहते हैं, सर्टेन बदलाव आपके कंटिन्यूस वायरस के अंदर होते रहते हैं। जब ये बदलाव कंटिन्यूसली आपके होते रहते हैं तो इससे वेरिएंट्स आपके बनते हैं। जैसे कोरोना वायरस के अगर देखोगे तो ये स्पाइक प्रोटीन है, अब इसमें कुछ जीन्स प्रेजेंट है, ये जीन्स में कुछ बदलाव हो जाएगा। इफ़ देयर आर सर्टेन चेंजेस रिलेटेड, जो कि रिलेटेड है स्पाइक प्रोटीन से, बदलाव होगा तो नया वेरिएंट बन जाएगा। या फिर ऊपर जो इसका कवर है, ये जो एनवलप है जो कि वायरस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ये भी जीन से भी जीन्स लिंक्ड है, अगर उसमें बदलाव हो जाएगा देन देयर विल बी अ न्यू वेरिएंट। तो अलग अलग वेरिएंट इस तरीके से होते हैं। इफ देयर इज अ चेंज, जेनेटिक लेवल पे चेंज होगा, तो डिपेंडिंग अपॉन मार्बर्ग वायरस के कौन सा वेरिएंट है, जो मोर्टेलिटी है या फैटेलिटी है दैट कैन इंक्रीज अप टू 88%, जो कि बहुत ह्यूज है डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेन। मार्बर्ग जो वायरस है इसके स्प्रेड होने के तरीके कैसे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन यू टॉक अबाउट द की पॉसिबल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल क्या है जिससे ये वायरस स्प्रेड हो सकता है। पहला, ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से स्प्रेड हो सकता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ ब्लड।
ब्लड के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में अगर आता है, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसका ब्लड है, उसके कॉन्टैक्ट में अगर हम आते हैं, देन देर इज़ अ पॉसिबिलिटी। दूसरा जो फैक्ट इसमें बताया गया कि इवन अगर कोई सिक्रीशन है, कोई लिक्विड है बॉडी से सिक्रीट हो रहा है और उसके कॉन्टैक्ट में हम आते हैं, या कोई भी जो सिक्रीशन या बॉडीली फ्लूइड है उससे भी देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अगर हम जैसे कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, कोई भी बॉडीली फ्लूइड सिक्रीट होता है और उसके कॉन्टैक्ट में हम आते हैं, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो डिजीज़ है वो हमें भी स्प्रेड हो सकती है। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ ब्लड और बॉडी का कोई भी फ्लूइड है अगर सिक्रीट होता है और उसके कॉन्टैक्ट में हम आते हैं, अगर इन्फेक्टेड पर्सन का वो है, तो वी कैन ऑल्सो बी इन्फेक्टेड बाय दिस। इट कैन ऑल्सो स्प्रेड थ्रू कॉन्टैक्ट विथ कंटेमिनेटेड सर्फेस। कोई सर्फेस है, उस सर्फेस के ऊपर अगर ये वायरस प्रेजेंट है, अगर हम उसके कॉन्टैक्ट में आते हैं, देन देर इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि अगर देन देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हम उससे इन्फेक्ट हो सकते हैं। इवन जो मटेरियल्स लाइक बेडिंग और क्लॉथिंग, इवन जैसे कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है, उसने कोई ऐसा जो भी अपने बॉडी फ्लूइड है उसको किसी सरफेस पर डाल दिया, या वायरस वहाँ पे प्रेजेंट, हमने उस वायरस को टच किया, फिर हमने किसी नोज़ या आइज़ में ऐसे टच किया, तो वो वायरस हमारे शरीर के अंदर चला जाएगा। या बेडिंग और क्लॉथिंग जैसी चीज़ों को भी, इससे भी जो अगर ये इन्फेक्टेड पर्सन के द्वारा यूज्ड है और देखा जाए तो दैट कैन ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ द वायरस। ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा इसके बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग आस्पेक्ट है जो ध्यान में रखना है, दैट इज़ कि जो मार्बर्ग वायरस है वो मार्बर्ग वायरस डिजीज़ को तो कॉज करता है ह्यूमंस में, बट देयर आर नो वैक्सीन। कोई भी वैक्सीन नहीं है इसके खिलाफ कोई भी वैक्सीन अभी तक नहीं है, ना ही कोई एंटीवायरल ड्रग है। देयर इज़ नो एंटीवायरल ड्रग ऑल्सो, किसी प्रकार का एंटीवायरल ड्रग या ट्रीटमेंट भी नहीं है इस डिजीज़ के लिए। सिर्फ एक ही तरीका है कि जो पर्सन उसको हाइड्रेट किया जाता है, पानी वो काफ़ी पीता है, फिर उसको डिपेंडिंग अमॉन जो भी सिम्टम्स उसके शरीर में, उसी प्रकार के जो सिम्टम है वही ट्रीटमेंट उसका किया जाता है। आफ्टर दैट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो पर्सन आपका बच सकता है, और कोई तरीका नहीं है कि कोई दवा दे के ऐसे हम उसको बचा सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को अगर देखोगे, विथ रेफरेंस टू मार्बर्ग वायरस डिजीज़ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला जो स्टेटमेंट है, जैसे मार्बर्ग जो वायरस का नाम है, इट इज़ बेसिकली मार्बर्ग जो लेबोरेटरीज जहाँ पे थी, मार्बर्ग में जो लेबोरेटरीज थी, उस वजह से उसका नाम आपका मार्बर्ग वायरस रखा गया। ये पॉइंट है। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। पहली बार डिटेक्ट 1967 के अंदर हुआ था, मार्बर्ग एंड फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी, एंड फिर इन बेलग्रेड में भी देखने को मिला था। यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि कोई भी वैक्सीन या एंटीवायरल ट्रीटमेंट अवेलेबल जो है, इसमें देयर आर वैक्सीन और एंटीवायरल ट्रीटमेंट अवेलेबल है डिजीज़ के लिए, दिस इज़ इनकरेक्ट। देयर आर नो वैक्सीन, कोई भी वैक्सीन नहीं है, और दूसरा कोई भी ऐसा एंटीवायरल ट्रीटमेंट भी अवेलेबल नहीं है। सो डिजीज़ की बात करें तो ये सिमिलर है इबोला के कंटेक्स्ट में। जैसे इसका जो मोर्टेलिटी रेट है दैट इज़ अराउंड 24% से 88% तक मोर्टेलिटी या फैटेलिटी रेट है। तो ये अगर देखा जाए, ये स्टेटमेंट सही, ये गलत स्टेटमेंट है कि कोई भी वैक्सीन आपका देर आर नो वैक्सीन्स और एंटीवायरल ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर द डिजीज़। तो दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। बाकी दोनों स्टेटमेंट आपके जो है सही है। इसका जो आंसर है 1 और 3 है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अनअकैडमी में ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी। जैसे ज्योग्राफी में हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, द फिनोमेना ऑफ ब्लॉब का जो कंसेप्ट है, जो और हाई जैसे टॉपिक्स आपके, तो जो कि कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट से। ऐसे कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं करंट अफेयर्स के कोर्स के लिए, जो कि हर महीने आता है। अभी अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, इस तरीके से हर महीने आता है। अगर आप 23-24 की तैयारी कर रहे हैं तो इसका हिस्सा जरूर से बनना है। कोड यूज़ करना है, दैट इज़ SPLIV। तो अनअकैडमी में जाओ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसमें UPSC CSC सेलेक्ट करना है, SPLIV इस कोड को इस्तेमाल करना है, जिससे आपको डिस्काउंट भी रहेगा, क्योंकि ग्रेट ऑफर भी चल रहा है। ऐसे आप एग्रीकल्चर ऑप्शनल के लिए मुझसे जुड़ सकते हैं। तो जब आप ज्वाइन करते हैं इस कोड का इस्तेमाल करके, तो जैसे अगर आप 1 ईयर का लेते हैं तो 3 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा, साथ में आपको 20% डिस्काउंट, साथ में आपको बुकलेट्स मिलेंगी जो अलग अलग सब्जेक्ट्स की हैं। तो ये ग्रेट ऑफर है। लास्ट डेट आपकी इसकी 31 जुलाई है, 12 बजे से पहले है। तो ये आप ज़रूर से ज्वाइन करें। तो आप मेरा कोर्स तो कर ही सकते हैं, करंट अफेयर्स का, एग्रीकल्चर ऑप्शनल का, साथ में इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा सारे जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं उनको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। जितनी बार चाहे उतनी बार आप एक्सेस कर सकते हैं। तो कोड याद रखना, दैट इज़ SPLIV। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करके जो अमाउंट आप देख रहे हो, इसमें आप सारे सब्जेक्ट्स के कोर्सेज इसमें इंक्लूडेड हैं। ऑप्शनल है, GS है, जनरल स्टडीज़ के सारे सब्जेक्ट है, प्रीलिम्स स्पेसिफिक कोर्सेज है, और साथ में आपके मेंस स्पेसिफिक कोर्सेज हैं। इसके बाद आपको बुकलेट्स जो है वो भी मिलेगी, और जितनी बार चाहे उतनी बार आप देख सकते हो। तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी, इसको आप मिस नहीं करें और ज़रूर से ज्वाइन करें। और एग्रीकल्चर ऑप्शनल आपका सितंबर में ख़त्म हो जाएगा, ये भी है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।